उसका जो बैग होता है, कुछ बैग में ऐसी चीज़ निकलती है जिसे सुन देखकर वो ड्राइवर भी कहीं न कहीं हैरान रह जाता है कि आखिर मैं इतनी दूरी की सफ़र जो है तय कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ज़रा-सा भी एहसास नहीं हुआ। दरअसल उस बैग में उसी एक 4 साल के बेटे की जो है डेड बॉडी होती है, यानी कि उसकी लाश होती है। करीब 4 साल का लड़का होता है, उसकी डेड बॉडी होती है उसकी। ये देखकर कहीं न कहीं ड्राइवर भी हैरान रह जाता है कि आखिर मुझे कैसे पता नहीं चला, मैं इतनी दूर से अपने गाड़ी में जो है कि लाश को लिए जा रहा हूँ और मुझे पता कैसे नहीं चला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो बहुत पहले हो चुकी थी, तो चलिए हम हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है करीब 2010 में। 2010 में एक महिला होती है जिसका नाम होता है सूचना सेठ। सूचना सेठ जो होती हैं वो काफ़ी जानी-मानी जो है अ, बिज़नेसमैन होती हैं। देश-विदेश के लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे मशवरा लेकर जो है बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। इसी बीच जो है एक व्यक्ति होता है, वो होता है केरल का व्यक्ति, उसका नाम होता है वेंकट रमन। वेंकट रमन जो होते हैं उन्हें जो है उनसे प्रेम हो जाता है, उन दोनों की जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और ये केरल के रहने वाले थे। और जो महिला थी, वो थी पश्चिम बंगाल के जो है कोलकाता के रहने वाली थी। उनकी उम्र करीब 39 साल के आसपास होती है। उससे पहले 2010 में उनकी उम्र कम थी, इस वजह से उन्हें प्रेम होता है। प्रेम होने के बाद जो है वो दोनों शादी करते हैं। शादी करने के बाद उन दोनों के बीच जो है कहीं न कहीं बिज़नेस के लेकर काफ़ी बिज़ी रहते थे दोनों, इस वजह से उन्हें कोई बेटा नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली जो है साल 2019 में जो है उनको एक बेटा पैदा होता है। उनके अंदर खुशियाँ आती है और एक खुशी की लहर दौड़ती है जब उनके 19 जो है करीब 9 साल के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है। लेकिन अब बेटा पैदा होता है उसके बाद से थोड़े दिनों बाद कहीं न कहीं उन दोनों के अंदर संबंध खराब होने, उनके अंदर एक पारिवारिक विवाद जो होता है वो होने शुरू हो जाते हैं। और ये पारिवारिक विवाद जो हैं वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं एक अलग रूप ले रहा था और कहीं न कहीं दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा खटास पैदा हो जाती है। अब इसी खटास को लेने के होने के बाद जो है उन दोनों के अंदर एक ऐसा भावना पैदा हो जाता है कि उन दोनों अब तलाक लेने की स्थिति आ जाती है और वो दोनों कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद तलाक की मंजूरी दी जाती है। कोर्ट ने उन्हें तलाक की मंजूरी दी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें तलाक की मंजूरी इस प्रकार दी, उन्होंने कहा कि जो इनका जो 4 साल का बेटा बेटा जो है वो 4 साल का हो चुका था और अब आ चुका था 2022, 2023 आ चुका था। अब 2023 आ चुका था और उनका बेटा जो था वो करीब 4 साल का हो चुका था। लेकिन अब कोर्ट ने जो मंजूरी दी, उन्होंने कहा कि जो ये बेटा है ये माँ के पास ही रहेगा, इसका लालन-पालन जो है माँ ही करेगी। लेकिन ये जो बेटा है ये महीने में 3 बार अपने पिता से मिल सकेगा। वो कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी तारीख हो सकती है। फिर कोर्ट के अनुसार जो है ये तारीख संडे को रखा जाता है, ये दिन जो होता है वो संडे संडे का दिन जो है मुकर्रर किया जाता है। संडे के दिन अब वो पिता जो है कहीं न कहीं अपने बेटे से मिल सकता था, अपने बेटे से प्रेम कर सकता था केवल संडे के दिन। उस बेटे को भी कहीं न कहीं संडे के दिन आने का इंतज़ार रहता था, वो भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वो पिता भी और वो बेटा भी कि कब संडे आएगा और हम अपने पिता से मिल पाएँगे, हम अपने बेटे से मिल पाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं ये जो माँ होती है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और अब वो सोच रही थी कि कहीं न कहीं इस बेटे को मैं इतना दूर कर दूँ उससे कि ताकि कभी भी उससे मिल ना सके और अपने बेटे की परवरिश मैं अच्छे से कर सकूँ। उसे लगता था कि कहीं न कहीं इस पिता की वजह से मेरे बेटे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। फिर 6 तारीख 2024 को वो जो महिला होती है वो गोवा घूमने के लिए जाती है। अब वो दोनों जो है बैंगलोर में सेटल हो चुके थे दोनों ही। अब बैंगलोर से जो महिला होती है वो गोवा घूमने के लिए जाती है। गोवा में पहुँचती है, एक होटल बाकायदा बुक करती है, बुक करने के बाद उन होटल के कर्मचारियों से पूछती है कि यहाँ पर जो है घूमने लायक, मौज-मस्ती करने लायक कौन-कौन सी जगह हैं। वो जो होटल के कर्मचारी होते हैं वो उसे महिला को बताते हैं कि यहाँ पर होटल आस-पास में जो है कौन-कौन सी जगह हैं घूमने के लायक। वो उस बच्चे के साथ जाती है, वहाँ पर घूमती है, काफ़ी सारा मौज-मस्ती करती है, उनके साथ जो है फ़ोटो खींचे जाते हैं, सेल्फियाँ ली जाती हैं और बहुत ही शांति से वो दोनों घूमते हैं, अच्छे से घूमते हैं। घूमने के दौरान जो महिला होती है वो वापस होटल में आती है। होटल में आने के बाद करीब 8 तारीख को अचानक जो है वो महिला एक सुबह 7 बजे का वक़्त था और अचानक जो है कर्मचारियों से, होटल के जो कर्मचारी होते हैं उनसे कहती है कि मुझे एक कैब चाहिए, अर्जेंट मुझे यहाँ से जो है निकलना है बैंगलोर के लिए। अब वो आई तो थी एरोप्लेन से, जहाज़ से आई थी, बट अब यहाँ से वो
कैब बुक करने की डिमांड करती है और उसके डिमांड के अनुसार जो है होटल के जो कर्मचारी होते हैं उसे का कैब जो है बुक करवा कर देते हैं और वो महिला वहाँ से सुबह 7 बजे निकल जाती है। यानी कि 8 जनवरी 2024 को वो महिला जो है वहाँ सुबह 7 बजे वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद अब वो वहाँ से चल देती है, लेकिन 9 तारीख 2024 को उसी होटल में एक कर्मचारी होता है जो उस कमरा नंबर 404 में जो है सफाई करने के लिए जाता है, जिस कमरे में वो महिला रुकी हुई थी। वहाँ पर जब वो कर्मचारी जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ खून के धब्बे लगे होते हैं, बेड पर भी होते हैं, कुछ फर्श पर भी लगे होते हैं। उससे ब्लड के धब्बे को देखकर कहीं न कहीं जो कर्मचारी था वो काफ़ी हैरान था और वहाँ से सारे सामान वहीं पर छोड़कर और वो भागता-भागता रिसेप्शन के पास आता है। रिसेप्शन के का पास जो है आने के बाद वो मैनेजर से कहता है कि ऐसा-ऐसा बात है, वहाँ पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं। अब होटल के जो मैनेजर होते हैं वो भी इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और वहीं के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जो है कॉल करते हैं 112 नंबर पर। 112 नंबर पर कॉल किया जाता है, पुलिस जो होती है वो 5 मिनट के अंदर ही जो 112 नंबर की टीम होती है वो होटल में पहुँच जाती है। होटल में पहुँचने के बाद वो भी सारी बातें उन्हें बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, एक महिला जो है हमारे यहाँ रुकी हुई थी जो कि कल ही गई है और आज में जब हम वहाँ पर सफाई करने गए तो पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ब्लड के धब्बे हैं, यानी कि ब्लड के निशान हैं। अब जो पुलिस होती है वो कहीं न कहीं होटल के जो जो महिला थी, उस महिला के पास कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लगती है, उस ड्राइवर के पास कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। वो जो कैब का जिस कैब को उन्होंने बुक करके दिया था, वो होटल वाले ने ही मैनेजमेंट करके दिया था, इसलिए उस कैब वाले का नंबर भी होता है, सारी डिटेल्स होती है। तो कहीं न कहीं अब उस कैब वाले ड्राइवर के पास फ़ोन लगाया जाता है और कहा जाता है कि तुम इस वक़्त कहाँ पर हो? कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुँच चुका हूँ। अब जब कर्नाटक के चित्रदुर्ग के बताता है तो ये करीब गोवा से कर्नाटक का जो चित्रदुर्ग है ये करीब 511 किलोमीटर के आसपास की दूरी है और यहाँ से अगर कार से तय किया जाए तो करीब बा 11 से 12 घंटे का वक़्त लग जाता है यहाँ तक आने में। फिर वो कहता है कि तुम्हारे गाड़ी में कोई महिला है? वो कहता है हाँ, हमारी गाड़ी में एक महिला है। वो कहता है कि उस महिला से मेरी बात कराओ। फिर उस महिला से जो है बात कराया जाता है, यानी कि जो सूचना सेट होती हैं उनसे बात कराया जाता है। उनसे बात करने के बाद पुलिस जो पूछती है कहती है कि जिस कमरे में आप रुकी हुई थी 404 नंबर के कमरे में, वहाँ पर कुछ खून के धब्बे जो है देखे गए हैं, वो क्या आप बता सकते हैं कि ये खून के धब्बे किस चीज़ के हैं? फिर वो जो महिला है वो कहती है कि बेझिझक होकर कहती है कि सर मेरा जो है पीरियड्स आया हुआ था और उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वहाँ पर कुछ खून के धब्बे कैसे रह गए। मुझे नहीं पता, बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कहीं न कहीं पुलिस को अब इस बात का यकीन हो चुका था, क्योंकि ये बात जो है अमूमन हर महिलाओं के अंदर होता है, ये हर महिलाओं का जो है पर्सनल इश्यू होता है। तो कहीं न कहीं पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि हो सकता है कि ये महिला सच कह रही हो, लेकिन वहाँ के जो होटल के कर्मचारी होते हैं वो कहीं न कहीं फिर से उन पुलिस वालों को कहते हैं कि सर आप इससे बात करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस ये जब महिला आई थी तो इसके साथ में एक 4 साल का लड़का था, लेकिन वो जो लड़का है इस महिला के साथ जब ये जा रही थी तो उस वक़्त वो बालक नहीं था। फिर जो पुलिस होती है वो फिर से ड्राइवर के पास कॉल करती है और फिर से उस महिला से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर आपके साथ में जो 4 साल का बेटा आया था, वो जो 4 साल का बालक आया था, क्या आप ये बता सकती हैं कि वो इस वक़्त कहाँ है और आपके पास है या कहाँ है? फिर वो महिला होती है वो कहती है कि मेरा जो बेटा था उसे मैं अपने वहीं गोवा में एक दोस्त थे, जिनके पास उसे मैं छोड़ कर आई हूँ। और वो महिला जो है उनका एड्रेस देती है, उनका जो है फ़ोन नंबर सारी चीज़ें देती है। फिर पुलिस जो होती है छानबीन करने की फिर कोशिश करती है और जब कोशिश करने में लग जाती है तो पता चलता है कि उस महिला ने जो एड्रेस दिया है, जो नंबर दिया है, वो दरअसल किसी का है ही नहीं। वो एक फेक एड्रेस था, फेक नंबर था। फिर पुलिस को कहीं न कहीं अब और भी ज़्यादा यकीन होने लग जाता है और पुलिस अब उसकी तहकीकात करने में जुट जाती है। फिर ड्राइवर के पास कॉल आता है और कहता है कि आपके पास जो भी पुलिस स्टेशन है, उसके पास जाओ वरना आपकी खैर नहीं होगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब जो ड्राइवर होता है उसकी क्या मजाल, वो जैसी-जैसी पुलिस जो है कहती है वैसे-वैसे वो करना शुरू कर देता है और पास के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो वहाँ पर पुलिस को बुलाती है और जाँच करने की माँग करती है। अभी भी महिला जो है आसानी से सो रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं था कि पुलिस को ये सारी बातें पता चल जाएँगी। फिर जो होता है, पुलिस जो होती है वो आती है, उस महिला की चेकिंग करती है, उस महिला के सामान में चेकिंग करती है। सामान में चेकिंग करने के बाद उसके 4 साल के बेटे की लाश मिलती है।
अब कहीं न कहीं ये घटना जो है काफ़ी दुखद है और हैरान कर देने वाली है कि आखिर एक पारिवारिक विवाद के चक्कर में एक 4 साल के मासूम की जो है जान चली जाती है। और ऐसे सैल्यूट है उन होटल के कर्मचारियों को बखूबी अपनी ईमानदारी को निभाया और ईमानदारी के साथ-साथ उस पुलिस वालों की जो गोवा की पुलिस है, उनकी भी दाँच देनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे पुलिसकर्मी बहुत ही कम मिलते हैं जो कि इतनी छोटी-छोटी सी मतलब चीज़ों को इतनी बारीकी से जो है चेक करते हैं और इस केस के अंत तक जाने की कोशिश करते हैं। बाकी अब उस महिला को जो है कहीं न कहीं जेल में डाल दिया गया है, वो महिला अब सलाखों पीछे है। लेकिन अब ये बात इस चीज़ को लेकर हैरान करती है कि आखिर छोटी-छोटी बातों के लिए किस तरीके से लोग झगड़ा करते हैं और झगड़ा करने के दौरान जो लोग साथ जीने-मरने की कस्में खाते हैं 7 जन्मों तक, वो केवल 2-4 सालों में ही किस तरीके से बिखर जाते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद कहीं न कहीं किसी को हैरान करना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी आप लोगों को हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना और आप लोग ऐसी और भी सच्ची घटनाएँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि हमारी सभी कहानियों की नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।